हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे NCERT साइंस क्लास 9th का जो 5th चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और बात करते हैं इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों की। इस चैप्टर का पहला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न पहला है, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करनी है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर के नाम से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका की तुलना कीजिए, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। किसी भी प्रकार से आपको लगे कि दोनों में अंतर पूछ रहा है तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है इसको आप वहाँ लिख सकते हैं। देखिए, इधर आंसर में हमने दो कॉलम बना रखे हैं, एक तो पादप कोशिका का, एक जंतु कोशिका का। दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। अंतर में और तुलना में यही अच्छी खासियत होती है कि दोनों के जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हम करते हैं। जो एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, हो सकता है एक में भी हो दूसरे में भी हो, कुछ रीजन ऐसे भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पहला अंतर। देखिए, पहला अंतर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। पादप कोशिका में यह प्राय जंतु कोशिकाओं से बड़े आकार की होती है। पादप कोशिका जो होती है जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है। बात करते हैं जंतु कोशिका की, तो यह प्राय छोटे आकार की होती है। जंतु कोशिका जो होती है छोटे आकार की होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है इसमें पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। मुख्य अंतर की बात करें तो मुख्य अंतर यही होता है, आप इसके स्टार लगा के और इसको याद रखिए, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं और दोनों में अंतर जब देखते हैं और आउटर साइड से जब चलते हैं तो सबसे बाहरी आवरण यही होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा कैरेक्टर देखते हैं। इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। भाई देखिए, पादप कोशिका में हरित लवक होगा तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, और पादप कोशिका के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जबकि जंतुओं में क्लोरोफिल की जरूरत ही नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, तो इसलिए इसमें हरित लवक भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए इधर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चौथा अंतर है इनमें कि पादप कोशिका में प्लेस्टिड उपस्थित होते हैं और इसमें प्लेस्टिड अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में प्लेस्टिड होते हैं और जंतु कोशिका में प्लेस्टिड नहीं होते हैं। जंतु कोशिका में इनकी जरूरत नहीं होती है। पादप कोशिका में नेक्स्ट अंतर की बात करें तो इसमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम भी पाया जाता है और तारक केंद्र भी पाया जाता है। नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं छठा। तो देखिए, पादप कोशिका में केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में स्थित होता है और जंतु कोशिका में केंद्रक बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि ये तो पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। इनमें होता क्या है कि पादप कोशिका में केंद्रक जो होगा इधर साइड में रहेगा भित्ति की तरफ, और जंतु कोशिका में बीच में रहता है। अब इसका कारण क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसमें जो रसधानी होती है, खाद्य रिक्तिका होती है, वो बड़ी होती है और इसमें रिक्तिकाएं क्या होती है, छोटी छोटी बहुत सारी होती है।
तो इसलिए ये बड़ी रिक्तिका होने के कारण केंद्रक को साइड में व्यवस्थित होना पड़ता है, किनारे की तरफ या भित्ति की तरफ, बाह्य भित्ति की तरफ। और इसमें केंद्रक मध्य में रहता है, क्योंकि रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती है तो कोशिका द्रव्य में वो घूमती रहती है। ठीक है, चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। 7वां कैरेक्टर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए। पादप कोशिका में रसधानियां वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती है। अभी बताया मैंने, रिक्तिका रसधानियां वैक्यूल एक ही है, तो बड़ी होगी तो केंद्रक साइड में व्यवस्थित हो जाएगा, छोटी होगी तो केंद्रक बीच में व्यवस्थित होगा, वो कोशिका द्रव्य में घूमती रहेगी। अगला लक्षण देखिए, अगला जो अंतर है वो है कि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण अलग अलग इकाइयों डिक्टियोसोम्स का बना होता है। गोल्जी उपकरण जो होता है अलग अलग इकाइयों का बना होता है, उन इकाइयों को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि गोल्जी उपकरण की इकाइयों को क्या कहते हैं, तो डिक्टियोसोम कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, और इनका ये बना हुआ होता है। इधर चलते हैं पादप जंतु कोशिका में, कि एक ही गोल्जी उपकरण होता है जो आसानी से दिखाई देता है तथा इसकी संरचना जटिल एवं विकसित होती है। देखिए इसमें क्या होता है, जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण की बात करें तो एक ही गोल्जी उपकरण होता है और वो आसानी से दिखाई देता है, इसकी संरचना जटिल और विकसित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को हल करने में या लिखने में समस्या आ रही है तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है, यह हमें समझाना है। या इस प्रश्न को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पूछना चाह रहा है। ठीक है, बात करते हैं इन दोनों में अंतर की। इधर दी हुई है प्रोकैरियोटिक सेल, इधर दी हुई है यूकैरियोटिक सेल। दोनों में जो भी अंतर है उनको सबको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। पहला अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्राय छोटा होता है। अब छोटे का मतलब 1 से 10 माइक्रोमीटर, और 1 मीटर में 10 की घात -6 माइक्रोमीटर होता है। यहां पर देखिए, जो ये 1 मीटर है ये 1 मीटर नहीं है, 1 माइक्रोमीटर है, और 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10 की घात -6 मीटर। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्शन करना है आप लोगों को कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है, और इसका आकार कितना है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, दूसरा इधर आ जाइए यूकैरियोटिक कोशिका की तरफ। यूकैरियोटिक कोशिका के आकार की बात करें तो इसका आकार बड़ा होता है, लगभग 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा अंतर देखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका न्यूक्लियोलस उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, इनका नेक्स्ट अंतर देखते हैं। वो क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक क्रोमोसोम होता है, मात्र एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 1 से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। ये भी बहुत अच्छा अंतर है, स्टार लगा के आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा अंतर है कि क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में 1 क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में 1 से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। अगला कैरेक्टर क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक इसमें अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी उपकरण आदि उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के एक प्रश्न और सोल्व हो चुका कि झिल्ली युक्त कोशिका अंगक कौन कौन से होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी उपकरण, ये झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अगले अंतर। 5वें अंतर की बात करें
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिए कि इसमें केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जिसे केंद्रकाभ कहते हैं। भाई क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ये तो आप जानते ही होंगे क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है। आगे देखिए यूकेरियोटिक कोशिका में कि इसमें केंद्रकीय क्षेत्र स्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता है, जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है। ये कहना चाह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केंद्रकीय क्षेत्र कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत कम स्पष्ट होता है, बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली होती ही नहीं है। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और ऐसे अस्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र में केवल क्या होते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में सेट होके रहते हैं, और इसे केंद्रकाय कहते हैं। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र कैसा होता है, सुस्पष्ट होता है, और चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। तो उसमें क्या पाए जाएंगे, क्रोमोसोम पाए जाएंगे। इसमें क्रोमोसोम क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में रहते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के रूप में ही रहेंगे, क्रोमेटिन के रूप में नहीं रहेंगे। क्रोमेटिन के रूप में यहाँ क्यों रह रहे हैं, ये भी आप लोगों को पता चल गया कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है कैसा होता है, अस्पष्ट होता है, और उसकी जो आनुवंशिक पदार्थों के स्थानांतरण की जो इकाई होती है वो क्या करते हैं, इनमें स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। बात करते हैं अगले कैरेक्टर की, छठे कैरेक्टर की। छठा देखिए, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन की बात करें तो एक तो कोशिका विभाजन जो होता है विखंडन होता है फिजन द्वारा, और दूसरा होता है मुकुलन बडिंग द्वारा। भाई विखंडन द्वारा देखो, एक तो द्विखंडन तो होता है अमीबा में, बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। मुकुलन बडिंग की बात करें तो ये अमीबा हाइड्रा में भी होता है और यीस्ट में भी होता है। नेक्स्ट यूकेरियोटिक की बात करें इधर कि यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री दोनों ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रश्न था प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को मिल गया। अगर प्रश्न पूछ ले प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए, तो भी आप लोगों को यही लिखना है। मैं वीडियो को थोड़ी देर रोकता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, तीसरा प्रश्न है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। भाई कोई भी सेल है, उस सेल का बाह्य आवरण जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। अगर ये बाह्य आवरण ही टूट जाए तो इसका क्या हो, ये प्रश्न ये कह रहा है। भाई प्लाज्मा झिल्ली अगर टूट जाती है तो इसका क्या होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिकांग जो लाइसोसोम है वो फट जाएंगे, और लाइसोसोम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेंगे। इस स्थिति में कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि पदार्थ अंदर बाहर आसानी से आ जा सकेंगे। अतः कोशिका में रासायनिक पदार्थों का संगठन सुचारू रूप से नहीं रह पाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई कोशिका है, और ये हो जाती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस कोशिका के अंदर केंद्रक भी होगा, लाइसोसोम भी होगा, और आप लोगों को पता है कि लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये क्या है, लाइसोसोम है। अब मान लीजिए कि ये जो कोशिका है, कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये टूट जाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेगी, कोशिका झिल्ली फटेगी, तो क्या होगा, अंदर के जो पदार्थ हैं इनका आवागमन स्पीड से होगा, आसानी से ये अंदर बाहर जा सकेंगे। अब इस स्थिति में जैसे मान लो कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। अगर ये फट जाती है, मान लो लाइसोसोम फट जाता है, तो इस स्थिति में जैसे ही लाइसोसोम फटेगा,
लाइसोसोम से जो उपयोगी पदार्थ हैं यानी पाचक एंजाइम जो है वो बाहर निकल के और कोशिका में आ जाएंगे, यानी ये लाइसोसोम के पाचक एंजाइम कोशिका में आएंगे और कोशिका का ही पाचन कर लेंगे। तो कोशिका क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, कोशिका मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब इस स्थिति में कोशिका में जो रासायनिक पदार्थों का संगठन है वो सुचारू रूप से नहीं रह पाएगा, इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली टूट जाए तो कोशिका का सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए चौथे प्रश्न में प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि अगर किसी कोशिका में गोल्जी उपकरण ही नहीं है तो कोशिका के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, जीवन कैसा रहेगा उसका। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं अपन। यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं होंगे तो लाइसोसोम बनना बंद हो जाएगा तथा कोशिका का अपशिष्ट निपटान नहीं होगा। दूसरी बात है कि गोल्जी उपकरण के बिना ईआर में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गोल्जी उपकरण में ये पदार्थ पैक किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। गोल्जी उपकरण में के बिना पदार्थों का संचयन यानी स्टोरेज, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन तथा बंद करना, पैकेजिंग नहीं हो पाएगा। भाई देखिए कि मान लीजिए कोई कोशिका है हमारे और कोशिका में केंद्रक है, बाकी के सारे कोशिकांग है, और अगर गोल्जी उपकरण नहीं है, गोल्जी उपकरण मैंने आप लोगों को बताया था ऐसी नलिकाकार संरचनाएं होती है और इन नलिकाकार संरचनाओं के आसपास आपने देखा होगी ये क्या करते हैं, ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। अगर मान लो अब ये लाइसोसोम नहीं बनेगा तो कोशिका में अपशिष्टों का पाचन कौन करेगा भाई? तो पहला देखो कैरेक्टर देखो आप कि कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं होंगे तो लाइसोसोम का बनना बंद हो जाएगा। भाई ये गोल्जी उपकरण क्या करते हैं? लाइसोसोम को बनाते हैं। तो अगर गोल्जी उपकरण नहीं होंगे लाइसोसोम नहीं बनेगा और कोशिका के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निपटान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है लाइसोसोम में क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका में अपशिष्टों का पाचन करते हैं या उनका निपटान करते हैं। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो लाइसोसोम नहीं बनेंगे और पाचक एंजाइम भी नहीं होंगे तो कोशिका में पाचन भी नहीं होगा। दूसरा देखिए, गोल्जी उपकरण नहीं होंगे तो ईआर में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर जिस पदार्थ का संश्लेषण करती है उस पदार्थ को पैकिंग करने का काम किसका होता है? जीसी का होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है। तो ये इसको पैक नहीं कर पाएगा तो अंदर बाहर नहीं आएगा। तीसरा देखिए, गोल्जी उपकरण के बिना पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, बंद करना, पैकेजिंग नहीं होगी। भाई सीधी सी बात है, गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो पदार्थों का संचयन भी नहीं होगा, रूपांतरण भी नहीं होगा और इनको पैकेजिंग करने की जो प्रक्रिया, इनको पैक करने का जो काम है वो भी नहीं होगा, क्योंकि गोल्जी उपकरण ही तो इनका पैकिंग करने का काम करता है। तो इस प्रकार ये तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं जो नहीं होंगे और तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं ये नहीं होंगे तो भाई कोशिका जो है वो मर जाएगी, उसके जीवित होने का या उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस डायग्राम से जैसे मैंने समझाया है आसानी से आप समझ सकते हो। समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर से थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को फिर से देखिए, आसानी से समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों है? भाई पावर हाउस हमने कहा था, किसको कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था। तो देखिए यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे एटीपी की फुल फॉर्म आपको मिल जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं और एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आप लोगों ने देखी होगी। जैसे मैं बनाना चाहूं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली पर क्या होती है? वलय होती है और इन वलय पर अंदर क्या होते हैं? F1 और F0 कण होते हैं और ये F0 कण जो होते हैं वही क्या करते हैं? एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का बिजली घर होता है,
क्यों होता है? क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी का पूरा नाम आपको यहाँ मिल जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी ही क्या होती है? कोशिका की ऊर्जा होती है। पूछ ले कोशिका की ऊर्जा क्या होती है आप लोगों से, तो कोशिका की ऊर्जा क्या होती है? एटीपी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और एटीपी का पूरा नाम कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड व प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से बनने की संभावना है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। कोशिका झिल्ली को बनने वाले लिपिड, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आप लोगों को पता है कि लिपिड जो होता है उसका निर्माण चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का संश्लेषण होता है। और प्रोटीन की बात करें तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको हम RER कहते हैं। RER अब खुरदरी होती है, जैसे हमने कहा कि ये RER है, तो इसकी झिल्ली पर क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम पाए जाएंगे। ये राइबोसोम के कण ही तो क्या है? यही तो करेंगे किसका संश्लेषण? प्रोटीन का संश्लेषण। तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर लगे राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। पता चल गया आप लोगों को कोशिका झिल्ली में बनाने के लिए, कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए लिपिड का और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो लिपिड का तो कौन करता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अपन चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। और प्रोटीन का करता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। इस पर क्या रहते हैं? राइबोसोम लगे रहते हैं और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सातवां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। सातवां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। सातवां प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा के भोजन प्राप्त करने की जो विधि है उसको हमें लिखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या कहता है। आंसर है, अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अमीबा की प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली होती है, जिसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण कर लेता है। जब भोज्य पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो वह उसे चारों ओर से अपने कूटपाद से घेर लेता है। यह एक प्यालीनुमा संरचना होती है जिसे खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसधानी फूड वैक्यूल कहते हैं। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा खाद्य रसधानी में होती है और पाचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जिसका पाचन नहीं होता वह खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ इसकी प्रोसेसिंग एक बार पढ़ लेते हैं इसको फिर से कि अमीबा जो होता है भोजन एंडोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण करता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली होती है और इसी की सहायता से भोजन के कणों को ग्रहण करता है। जब भोज्य पदार्थ इसके संपर्क में आता है तो इसके जो कूटपाद होते हैं उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और शरीर के अंदर ले लेते हैं। वहाँ एक प्यालीनुमा संरचना होती है जिसे खाद्य रिक्तिका खाद्य रसदानी फूड वैक्यूल कहते हैं। इसमें इसको व्यवस्थित कर लेता है। पाचन एंजाइम जो होते हैं खाद्य रसदानी में ही होते हैं, इसको पचित करते रहते हैं और कोशिका द्रव्य में भेज देते हैं। कोशिका द्रव्य इनको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और जिनका पाचन नहीं हो पाता है वो खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देख के मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो डायग्राम से और समझिए। जैसे मान लीजिए डायग्राम में दिखा रखा आप लोगों को, ये अमीबा है, ये अमीबा की शारीरिक संरचना है। अब अमीबा की आउटर लेयर जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको अपन कह सकते हैं PM। ये कैसी होती है? लचीली होती है। इसी वजह से इसका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, अनियमित आकृति का ये होता है। और बाहर इसमें क्या होते हैं? ये जो कूटपाद हैं ये बनते रहते हैं, कूटपाद। अब जैसे मान लो ये कोई खाद्य भोजन है, कोई खाद्य सामग्री है, फूड है, ये इसके कूटपादों के पास आया तो कूटपाद क्या करते हैं? दोनों तरफ इसको घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर के और इसको अंदर ले लेते हैं। अंदर लेते ही ये क्या होता है? जैसे केंद्रक है तो ये खाद्यदानी बनाते हैं। ये खाद्यदानी ये बना लिया, खाद्य कण इसके अंदर हो गए। अंदर लेने के बाद में ये स्थिति हो जाती है, इधर रह जाएगा ये केंद्रक। अब क्या करता है? खाद्यदानी में पाचक एंजाइम भी होते हैं जो इसका पाचन कर लेते हैं, फिर कोशिका द्रव्य में छोड़ देते हैं। कोशिका द्रव्य के कारण इसका क्या होता है? कोशिका द्रव्य के द्वारा इनका
अवशोषण होता है। देखो कूटपादों से भोज्य पदार्थ को घेरना, कैसे घेरते हैं इस पहले चित्र में कंप्लीट हो गया। और कोशिका द्रव्य में भोज्य पदार्थ के साथ या खाद्य रसदानी, जो भोज्य पदार्थ होता है खाद्य रसदानी में कैसे व्यवस्थित रहता है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। देखिए ये तो खाद्य रसदानी हो गई, अंदर भोज्य पदार्थ हो गया, ये केंद्रक हो गया। यहाँ ये कूटपाद है जो भोजन को कैसे घेर रहे हैं, धीरे धीरे ये दोनों टच हो जाएंगे, ये ब्रेक होके अंदर आ जाएगा और खाद्य रिक्तता में व्यवस्थित हो जाएगा। ये खाद्य रसदानी है, ये खाद्य कण है, दोनों की स्थिति ये है। अब ये से भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है अमीबा में ऐसे होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप वीडियो को पॉज करके भी डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 8वां प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है कि परासरण क्या है। परासरण क्या है? परासरण की परिभाषा आप लोगों को इसमें लिखनी है। परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा उच्च जल की सांद्रता शुद्ध जल या तनु विलयन से निम्न जल की सांद्रता सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। परासरण में होता क्या है, जैसे मान लो जल की सांद्रता कहीं पे उच्च है और कहीं पे मान लो जल की सांद्रता निम्न है या कम है, तो परासरण की विधि के द्वारा जल का जो स्थानांतरण होगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। परासरण कहते किसे हैं? परासरण भी क्या है, एक विसरण की विशिष्ट विधि होती है जिसमें जल के अणु जो होते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, या हम इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अगर इनका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरण होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। भाई यहाँ सांद्रता क्या है? अधिक है। यहाँ सांद्रता क्या है? कम है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गमन करते हैं जल के अणु चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से, तो इसे ही हम क्या कह देते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक डायग्राम बना के और समझा दूं आप लोगों को। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये सेल है, कोशिका, ठीक है, और यहां मान लेते हैं बाह्य वातावरण है, ये बाह्य वातावरण। ठीक है, अब देखो जैसे कोशिका के अंदर मान लीजिए जल की सांद्रता क्या है? अधिक है, और बाहर जल की सांद्रता क्या है? कम है। तो कोशिका में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर, जिसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली हम कह रहे हैं, इससे जल क्या है? बाहर की तरफ आएगा। अब जैसे इनमें परासरण की क्रिया हो रही है, जल बाहर आया। अब मान लो अंदर जल की सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई, और बाहर जल की सांद्रता अधिक है। तो परासरण के द्वारा ही जल बाहर से कहाँ जाएगा? कोशिका के अंदर जाएगा। यानी ये जो प्रोसेसिंग होगी परासरण कहलाएगी, और परासरण के कारण ही जल का क्या होता है? उच्च सांद्रता से, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखो 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 9वां प्रश्न है, प्रश्न में ऑप्शन है खूब सारे, तो प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक प्रायोगिक टाइप का प्रश्न है। निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। यहाँ पर परासरण से रिलेटेड एक प्रयोग करवा रहा है। उसमें यह कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 4 टुकड़े करने हैं। इन चारों को खोखला करना है और जिससे कि आलू के कप बन जाएं। जैसे मान लो ये 4 टुकड़े कर लिए, अब यहाँ से इसको क्या करना है? खोखला करना है ऐसे। तो खोखला करने से होगा क्या? खोखला करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? गड्ढा बन जाएगा। गड्ढा बन जाएगा इसमें, है ना, खोखला करने से। इनमें से 1 कप को उबले आलू में बनाना है। 1 कप को क्या करना है? उबले आलू में बनाना है, और आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखना है। और अब देखना है कि कप ए को तो खाली रखना है, कप बी में 1 चम्मच चीनी डालना है, कप सी में 1 चम्मच नमक डालना है, और डी में उबले आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच क्या डालनी है? चीनी डालनी है। इनके डायग्राम में आप लोगों को बता देता हूँ।
यहाँ आप देख पा रहे हैं चारों कपों के चित्र आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब प्रश्न में कहा गया था कि कप ए को खाली रखना है। भाई इसको पानी में रख दिया, लेकिन ये जो आलू का कप बनाया है हमने, इस कप को क्या करना है, खाली रखना है, इसमें कुछ नहीं डालना। कप बी में 1 चम्मच चीनी डालना है। ये जो दूसरे आलू का कप बनाया हमने, इसमें 1 चम्मच क्या डालनी है, चीनी डालनी है। और तीसरा कप जो है, इसमें 1 चम्मच क्या डालना है, नमक डालना है। कप किसका बना हुआ है, ये आलू का बना हुआ, तो इसमें नमक डालना है 1 चम्मच। और चौथा जो कप है डी वाला, वो उबले हुए आलू से बनाया गया है और इसमें 1 चम्मच चीनी डालना है। ये आलू कैसा है, उबला हुआ। ये 3 आलू तो जो है साधारण स्थिति में है, लेकिन उबले हुए आलू से बना हुआ ये कप है और इसमें क्या डालना है, 1 चम्मच चीनी डालनी है। इन चारों कपों को 2 घंटे के लिए व्यवस्थित रखना है। 2 घंटे तक, 2 हॉर्स तक इनको क्या करना है, 2 हावर्स तक, घंटे तक रखना है इनको ऐसे के ऐसे। और उसके बाद में इनका अवलोकन करना है, फिर इनमें जो प्रश्न है उनका आंसर हमें देना है। ठीक है। अब उस डायग्राम को बनाने के बाद में देखो, आप लोगों को 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यह है कि बी तथा सी खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। यानी बी और सी जो खाली भाग थे, जिसमें हमने क्या डाला है, बी में तो क्या डाली थी, शक्कर डाली थी, और सी में क्या डाली थी, सी में डाला था हमने नमक डाला था, NaCl डाला था 1 चम्मच, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच नमक। अब इनके अंदर जो खाली भाग थे उनमें जल क्यों एकत्र हो गया, इसका कारण हमें जानना है। तो चलिए जानते हैं इसका कारण। इसमें पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि बी और सी जो कप है उसमें जल कहाँ से आया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, परासरण के कारण बी और सी कप में जल एकत्रित हो जाता है, क्योंकि कच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं। भाई जो कप बनाए हमने, आलू के कप बनाए, तो ये किसका काम करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, वर्णात्मक पारगम्य। और इसके अंदर क्या डाला था अपन ने, एक में तो शक्कर था और एक में नमक था। अब इनमें क्या बना, इसका द्रव बन गया, यानी इसमें जो पानी आया वो कहाँ से आया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और जल परासरण विधि से खोखले आलूओं के भीतर चला जाता है। यह एक अल्प परासरण दाबी विलयन तथा आलू के कपों के अंदर जाने वाले जल की मात्रा उससे बाहर निकलती है, आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। बाहर का जो जल होता है उससे आने वाले जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु कुछ समय बाद इसमें चीनी और नमक डाला जाता है तो पुनः जल आलू के कप के भीतर चला जाता है। ऐसा बहिःपरासरण के कारण होता है। कौन से परासरण के कारण होता है ऐसा, बहिःपरासरण के कारण होता है। देखिए एक बार और फिर से इसको रिवाइज करके आप लोगों को अच्छी तरह समझा देता हूं मैं, ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा। और परासरण के कारण बी और सी कप जल एकत्रित होता है, यानी बी और सी जो 2 कप आप लोगों को दिए गए थे आलू के जो बनाए आपने, इनमें जो जल आया, ये द्रव आया या H2O आया, ये कहाँ से आया, एक में हमने शक्कर की डाली थी और एक में हमने 1 चम्मच नमक डाला था। तो मुख्य आंसर तो हमारे सामने ये आ गया कि परासरण के कारण ऐसा हुआ है। परासरण के कारण बी और सी कप में जल एकत्रित हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि कच्चे आलू के दोनों कप वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं। यानी ये जो कप है किसकी भांति कार्य कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भांति कार्य कर रहे हैं। और जल परासरण विधि से खोखले आलुओं के भीतर चला जाता है। कौन सी विधि के द्वारा, परासरण विधि के द्वारा ऐसा होता है। यह एक अल्प परासरण दाबी विलयन होता है। विलयन कैसा होता है, अल्प परासरण दाबी विलयन होता है। अब अल्प परासरण दाबी विलयन के बारे में आपने पढ़ा था कि अल्प परासरणी दाबी में क्या होता है, कोशिका के भीतर जल आता है और आलू के कपों के अंदर जाने वाले जल की मात्रा की बात करें तो उससे बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। जल का आवागमन हो रहा है परासरण से, जल अंदर भी आ रहा है, बाहर भी निकल रहा है, लेकिन होता क्या है कि जल की मात्रा जो बाहर निकल रही है, बाहर निकलने वाले की मात्रा तो क्या होती है, कम होती है। जो जल बाहर निकल रहा है उसकी मात्रा तो होती है कम, और जो बाहर से अंदर जा रहा है उसकी मात्रा होती है अधिक। तो क्या होता है, ये जो जल होता है अंदर आता है।
अब कुछ समय बाद इसमें चीनी और नमक डाला जाता है तो पुनः जल आलू के कप के भीतर चला जाता है। और ऐसा किसके कारण होता है? वही परासरण के कारण होता है, एक्सोस्मोसिस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसके कारण होता है। ठीक है, इसी में दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ए आलू जो ए बीकर में हमने रखा था इस प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। देखिए सेकंड का आंसर है आलू ए नियंत्रण का कार्य करता है तथा यह एक मानक स्थिति है जिससे स्थिति बी, सी तथा डी की तुलना की जाती है। इससे यह इंगित होता है कि आलू कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर नहीं हो सकती। बिल्कुल, जो आलू ए है वो बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बाकी के जो बी, सी और डी हम देख रहे हैं तो उनकी तुलना किससे करेंगे? हम ए वाले कप से करेंगे जो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ नहीं था, पानी था। तो यहाँ स्पष्ट ये हो रहा है कि जो आलू का कप है खाली, उसमें गति केवल अंदर से होने पर ही नहीं हो सकती। भाई अंदर से खाली है तो उसमें गति नहीं हो सकती, उसमें कुछ पदार्थ हम डालेंगे तो ही परासरण की क्रिया होगी। ठीक है, इसी का अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। इसी का तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने कि ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्रित क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो, कारण बताओ। भाई ए और डी जो आलू है उसके खाली भाग में जल क्यों नहीं आया? ए वाला क्या था? खाली था, कच्चा आलू था, इसमें कुछ नहीं था, यहाँ से ये खाली था। अब इसमें पानी बाहर से अंदर क्यों नहीं आया? पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि चौथा जो डी था ये आलू कैसा था? उबला हुआ आलू था। और उबले हुए आलू में भी जब हमने शक्कर डाली यहाँ पे, फिर भी इसमें क्या हुआ? जो H2O है परासरण के कारण बाहर से अंदर नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसका कारण हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए आलू के कप ए के में जल एकत्रित नहीं हुआ क्योंकि आलू के अंदर तथा बाहर जल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं था, अतः यह एक समपरासरण की स्थिति थी। परासरण के लिए सांद्रता में अंतर होना आवश्यक होता है। यहाँ आप लोगों ने देखा कि आलू का जो कप है, आलू के कप ए में जल एकत्रित नहीं हुआ क्योंकि आलू के अंदर और बाहर जल की सांद्रता कैसी है? बराबर है, यानी इनमें कोई अंतर नहीं है। अतः यह एक कैसी स्थिति आ जाती है? समपरासरण की स्थिति आ जाती है। और परासरण के लिए सांद्रता में अंतर होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए यहाँ इसका कोई पात्र लिया हमने और जल की यहाँ की सांद्रता और बाहर की सांद्रता अगर बराबर है तो इस झिल्ली से जल का कोई आवागमन नहीं होगा। यहाँ का जितना स्तर है वो बना रहेगा और यहाँ का जितना स्तर है वो बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको और नीचे लिखा हुआ है इसमें वो समझते हैं। अब कप डी की बात करते हैं। कप डी उबले आलू का था जिसमें 1 चम्मच चीनी थी। उबला होने के कारण ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य नहीं करता है। भाई ऐसा कप बनाया है तो इसमें क्या है, जैसे पदार्थ यहाँ पे रखा है चीनी, नमक जो भी, तो ये क्या करता है? परमिएबल नहीं होता है, पारगम्य नहीं होता है। और पारगम्य नहीं है तो आवागमन भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। चयनात्मक पारगम्य से तो आवागमन हो गया। अब झिल्ली का कार्य, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण आलू कप डी से जल में कोई शुद्ध गति नहीं हो सकी क्योंकि उबले हुए आलू की कोशिकाएं मृत हो जाती है और इसकी झिल्ली की पारगम्यता भी खत्म हो जाती है। अब देखो ए वाले में तो क्या हुआ कि अंदर और बाहर की जो सांद्रता थी वो कैसी थी? बराबर थी, समान थी, इसलिए परासरण नहीं हुआ है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात आप लोगों को दिखाई दे रही है कि परासरण के लिए सांद्रता में अंतर होना आवश्यक है। जब तक सांद्रता में अंतर नहीं होगा परासरण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डी की। भाई डी कप क्या है? उबले आलू का है और 1 चम्मच इसमें चीनी डाली हमने।
अब ये आलू जब उबल गया तो इसकी जो झिल्ली है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की भांति कार्य नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आलू को हमने उबाल दिया तो उबले आलू की जो कोशिकाएं होती है कैसी हो जाती है? मृत हो जाती है, और इसकी झिल्ली की जो पारगम्यता है वो भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इस प्रकार आप लोगों को जो ये क्वेश्चन है, दोनों आंसर जो इसके हैं वो समझ में अच्छी तरह आ गए होंगे। भाई इसमें पूछ रहा था कप ए और कप डी दोनों में ही परासरण नहीं हुआ, तो पहले में तो कारण क्या हुआ कि अंदर और बाहर का जो विलयन था उसकी सांद्रता कैसी थी? समान थी। यानी पहला तो खाली था लेकिन वो जल में था, और बाहर भी क्या था? जली था। तो परासरण की क्रिया वहाँ हुई नहीं। और यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी ये पारगम्य झिल्ली की भांति व्यवहार नहीं करती है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं मृत हो जाती है और पारगम्यता इसकी खत्म हो जाती है, तो इसमें भी कोई परासरण नहीं होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। जीवन की मौलिक इकाई जो चैप्टर है इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, प्रश्न की संख्या बता दीजिए, या उससे रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है तो उस समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ही आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, आपको लगे कि इस चैनल पर जो स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है वो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है या हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है जैसे ही इस चैनल पर अपलोड होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंच जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ये जो काम करोगे आप ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.